नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन .in। आज बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरव्यू की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम आर्टिकल्स के हिसाब से देखें और चैप्टर्स पार्ट्स के हिसाब से देखें तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब कमेंस हुआ तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल थे। समय के साथ आर्टिकल बढ़े हैं, कुछ कम भी हुए लेकिन ज़्यादा बढ़े हैं और उसके हिसाब से आज तकरीबन 450 आर्टिकल भारत के संविधान में है। लेकिन अगर नंबर के हिसाब से देखें तो वो 1 से 395 के बीच में ही है। अब अगर हम बात करें भारत के संविधान की तो संविधान में किस तरह से जो है अनुच्छेद लगाए गए हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं कि जब संविधान बना है तो किसी देश के लिए संविधान बना है। संविधान किसी देश के लिए बना है तो उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ क्षेत्र होगा। इसलिए संविधान का जो पहला भाग है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में है और वो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसमें यही बताया गया है कि भारत का नाम इंडिया है और इंडिया का नाम भारत है और उसमें जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इसमें यूनियन यानी कि स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और दूसरे जो क्षेत्र जो एक्वायर किए जा सकते हैं वो हैं। उसके बाद उसमें स्टेट्स को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, नए स्टेट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, यूनियन टेरिटरी कैसे क्रिएट की जा सकती है, वो सब उसमें दिया गया है। उसके बाद कोई देश है और उसका क्षेत्र है तो उसमें स्वाभाविक है कि उसके सिटीजन भी होंगे, रहने वाले लोग होंगे। जो रहने वाले लोग होंगे वो सिटीजन और नॉन सिटीजन हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो वहाँ के लोग हैं वो सिटीजन होंगे और उनके लिए फिर वो नेक्स्ट चैप्टर जो है भाग जो है सिटीजनशिप का है, वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अब किसी देश में जो लोग हैं उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। तो जो अधिकारों की बात है तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है उसका जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में दिया गया है। अब बात जब है क्षेत्र, नागरिक और उनके अधिकारों की हुई तो जो सरकारें हैं, जो सरकारें चलती हैं, उनके भी कुछ जो है चलने के प्रिंसिपल होंगे। तो उसी हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है और भाग 4 में है, वो जो है सरकारों के लिए एक तरह से गाइडिंग पाथ है और उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकारें काम करती हैं। वो ऐसे राइट हैं, जैसे भाग 3 के जो राइट है मौलिक अधिकार, वो ऐसे राइट हैं जो किसी भी नागरिक या व्यक्ति के जिसके जो अधिकार हैं वो अगर इनक्रोच होते हैं तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट में जाकर के स्टेट के खिलाफ इन्फोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो कुछ दिया गया है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट में जाकर के। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगर बातें की जाए अधिकारों की तो ड्यूटी की भी बात की जानी चाहिए, जो कि शुरू में संविधान में नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई उसी समय 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें रसिया से ये कंसेप्ट लिया और भारत में भी नागरिकों के लिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लाया गया और उसमें अनुच्छेद 51A से वो शुरू होती है। उसके बाद जब क्षेत्र भारत का यूनियन और स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है तो इसके लिए जो यूनियन में सरकारें कैसी होंगी, जुडिशरी कैसी होंगी, पार्लियामेंट कैसी होगी, उन सब के लिए जो है भाग 5 में यूनियन से संबंधित प्रोविजन है जो अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 151 तक वो चलते हैं। उसमें शुरुआत में एग्जीक्यूटिव यानी कि राष्ट्रपति और उसकी जो राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस करने के लिए कैबिनेट और उन सब के बारे में अटॉर्नी जनरल आदि के बारे में दिया गया है। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उनके मेंबर और उनका प्रोसेस सब कुछ उसमें दिया गया है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की जो विधायी ताकतें अनुच्छेद 123 में दी गई है। 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट यानी कि यूनियन जुडिशरी के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है और
148 टू 151 ये जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। जिस तरह से केंद्र के बारे में, यूनियन के बारे में प्रावधान है, उसी तरह से भाग 6 में स्टेट्स के बारे में प्रावधान है, और वो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में है। इसमें भी जैसे यूनियन में है वैसे ही स्टेट में गवर्नर से शुरू होता है एग्जीक्यूटिव, और गवर्नर फिर उसको एडवाइज करने के लिए जो सीएम और कैबिनेट, और उसके बाद जो है एडवोकेट जनरल। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव पूरा होता है। एग्जीक्यूटिव के बाद जो है स्टेट लेजिस्लेचर है। तो कुछ प्रदेशों में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ जो स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी प्रोविजन है। तो उन सब जो प्रोविजन, वो सब प्रोविजन जो है इसी भाग में दिए गए हैं। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट्स, यानी कि स्टेट्स के लिए जो हाई कोर्ट्स हैं, वो प्रोविजन भी 214 से लेकर के आगे दिए गए हैं। और उसके बाद जो हाई कोर्ट के जब प्रोविजन खत्म होते हैं, उसके बाद हर हाई कोर्ट के बाद के पास जो सबॉर्डिनेशन में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं कि जो है मजिस्ट्रेट या जजेस जो है, डिस्ट्रिक्ट जजेस, उनका कैसे रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट होगा, वो सब उसमें बताया गया है। उसके बाद जो अगला भाग है वो भाग 7, वो ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें उस समय जब भारत का संविधान बना, उस समय रियासतें भी थी, और रियासतों का एक हिस्सा ऐसा था जो बड़े स्टेट्स थे, तो उनको पार्ट बी स्टेट्स, यानी उस समय 4 तरह के स्टेट्स भारत में थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए स्टेट्स के लिए भाग 6 था। उसी तरह से पार्ट बी जो था, वो पार्ट बी स्टेट्स भाग 7 में थे, और 7 में जो 238 आर्टिकल था, उसमें केवल इतना लिखा गया था कि जो भाग 6 है वो सारे के सारे प्रोविजन ऐसे ही भाग 7 में भी लगेंगे, यानी कि पार्ट बी स्टेट्स में भी लगेंगे, ये उसमें दिया गया था। उसके बाद जो है जो भाग 8 है वो यूनियन टेरिटरीज के बारे में है, और यूनियन टेरिटरीज के जो प्रोविजन कि वहाँ पर कौन गवर्न करेगा, वहाँ पे अगर लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली और पांडिचेरी, और आज तो जम्मू कश्मीर भी वैसे ही है, तो उन सब के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं, दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में। और दूसरी जो यूनियन टेरिटरीज है उनके बारे में भी प्रोविजन यहीं पर दिए गए हैं। इसके बाद भाग 9 में पंचायतों के बारे में है, और फिर भाग 9A में जो है म्यूनिसिपैलिटी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। फिर उसके बाद भाग जो 9B है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। भाग 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। और उसके बाद भाग 11 जो है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये महत्वपूर्ण भाग है। और इस भाग में ये भी है कि आर्टिकल 246 में जो है ये दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर की जो अनुच्छेद जो संविधान की अनुसूची 7 में जो लिस्ट दी गई है कि पार्लियामेंट किन विषयों पर कानून बना सकती है, स्टेट किन विषयों पर कानून बना सकता है, और स्टेट और जो केंद्र है कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से किन पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो सब इसी भाग में दिया गया है और इसी भाग से निकलता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स। तो फाइनेंस के प्रोविजन, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो सब उसमें दिया गया है, फाइनेंस कमीशन। और उसके बारे में कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स, उसके खिलाफ आप जब अगर कोई केस वाद करते हैं तो किस नाम से करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो सब जो है उस भाग में दिया गया है। उसके बाद जो है भाग आता है भाग 14 जो कि सर्विसेज, भाग 13 जिसमें कि ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यानी कि जो इंटर कम्युनिकेशन और ट्रेड है स्टेट्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में, उससे संबंधित प्रोविजन उसमें दिए गए हैं कि इंटर कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है यूनियन, और उससे संबंधित जो भी प्रोविजन है वो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक दिए गए हैं।
उसके बाद भाग 14 है। भाग 14 में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स है, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में है। इसमें यूनियन और स्टेट्स में जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उनके बारे में प्रोविज़न दिए गए हैं। उसके बारे में जो टेन्योर फिक्स कैसे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जॉब, उसके बारे में है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो कंसेप्ट है प्रेसिडेंट और राज्यपाल के पास कि आप उनके प्रसादानुसार नौकरी करते हैं। और इसमें यह भी है कि जो आदमी, जिस आदमी के द्वारा आप अपॉइंट किए जाते हैं, वही आदमी आपको रिमूव भी कर सकता है सर्विसेज से। इस तरह की वो बातें फिर ऑल इंडिया सर्विसेज वहाँ पे दी गई है। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, और स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी भाग में दिए गए हैं। इसके अलावा फिर जो भाग 14A है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दूसरे प्रकार के ट्रिब्यूनल के इस्टेब्लिशमेंट कैसे, किस तरह से होगी और किस तरह से वो गवर्न करेंगे, वो जो है ट्रिब्यूनल्स वाले भाग में 323 कैपिटल A टू 323 कैपिटल B तक वो है, 323A से 323B तक। उसके बाद भाग 15 में इलेक्शंस के बारे में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है और किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करेगा, और उसके बारे में जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन होंगी, और कैसे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, वो सब जो है इलेक्शंस वाले चैप्टर में इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स होंगी, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका इलेक्शन कमीशन का, वो सब उसमें दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो भाग है वो भाग 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि जो स्पेशल प्रोविजन है टू सर्टेन क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंग्लो इंडियन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। और खास करके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए पार्लियामेंट में तथा स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन के प्रोविज़न हैं, जिस तरह से उसमें दिए गए उसी तरह से स्टेट्स और यूनियन में होते हैं। उसके अलावा जो जॉब्स के लिए जो प्रोविज़न है स्टेट्स में या यूनियन में, जो बाई लॉ बना करके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, वो भी उसमें है। उसके अलावा इसी भाग में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो संविधान के अनुच्छेद 338, 338A, 338B में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाग 17 लैंग्वेजेस के बारे में है। वो 343 से लेकर के 351 तक है। इस भाग में जैसे यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, यूनियन की स्टेट्स के साथ कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या होगी, आपस में स्टेट्स की लैंग्वेज क्या हो सकती है, और स्टेट की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। इस तरह से उसमें इस जो संविधान के इस भाग में लैंग्वेजेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद जो है भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक है। इस भाग में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या जो है प्रेसिडेंट रूल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो जाती है, तो उन सब के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। और उस समय किस तरह के जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन या दूसरे जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट के हो सकते हैं, वो सब उसमें बताए गए हैं 352 से लेकर 360 के बीच। भाग 19 जो है मिसलेनियस भाग है, इसमें 361 से लेकर 367 तक है। इसमें जो मेन प्रोविजन है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटी है क्रिमिनल सिविल केसेस के संबंध में, जब वो ऑफिस में होते हैं, यानी कि जब वो जिस टेन्योर में वो राष्ट्रपति या गवर्नर रहते हैं उस दौरान। उसके अलावा इसी में जो पहले प्राइवेट पर्स का जो प्रोविज़न होता था, उससे संबंधित जो रूलर्स को रिकग्निशन इसी पार्ट में दिया गया था, और वो डी रिकग्नाइज भी इसी पार्ट से किए गए। इसके अलावा इसमें जनरल डेफिनेशन वगैरह दी गई हैं, और इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी इसमें 367 में है। इसके बाद भाग 20 आता है। भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, 368 आर्टिकल। ये वो आर्टिकल है जो जिसमें लिमिटेड अमेंडिंग पावर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 368 में है, और इसी के द्वारा बार बार संविधान को समय के अनुसार, जिस समय आज 70 साल में तकरीबन 104 बार संविधान संशोधन किया गया है, और जब जब जरूरत होती है उस हिसाब से जब संविधान संशोधन करते हैं तो उसमें प्रोसीजर 368 में दिया गया है किस तरह से वो किया जाएगा। इसके अलावा जो है भाग 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है। ये वो भाग है जिसमें इस तरह के आर्टिकल थे जो या तो उस समय जब भारत का संविधान नहीं लगा था, डोमिनियन स्टेटस से जब हम रिपब्लिक में कन्वर्ट हो रहे थे, उस समय फेडरल कोर्ट था तो वो सुप्रीम कोर्ट बन गया, हाई कोर्ट थे तो वो कैसे हाई कोर्ट बन गए, और यूपी उस समय का पब्लिक सर्विस कमीशन था तो कैसे वो यूपीएससी बन गया। इस तरह के या उस तरह के जो लॉ थे, जो अडेप्टेशन ऑफ लॉज, जो पुराने लॉ हैं उनको किस तरह से अडेप्ट किया गया, वो सब बातें इसमें थी। इसके अलावा इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित एक टेम्परेरी प्रोविजन 370 था। 371 शुरुआती दौर में पार्ट बी स्टेट्स के लिए था, लेकिन बाद में उस जो पार्ट बी स्टेट्स 1956 में खत्म हो गए, उसके बाद वो स्पेशल प्रोविजन उसमें बनाए जाने लगे। शुरू में गुजरात और महाराष्ट्र के लिए वो नॉर्मली 371 में प्रोविजन ऐड किए गए, उसके बाद नागालैंड और फिर एक एक करके गोवा, सिक्किम, इस तरह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से संबंधित स्पेशल जो प्रोविजन इसमें ऐड किए गए। इसके अलावा जो कुछ जो अनुच्छेद हैं इस भाग के वो रिपील कर दिए गए हैं। उसके बाद 398 से 378 से 379 से लेकर 392 तक मेरे ख्याल से जो है वो रिपील कर दिए गए हैं। उसके बाद अंतिम भाग जो है भाग 22, जो कि शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट एटसेट्रा, तो उसमें यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेंगे, ये इसका शॉर्ट टाइटल है, और इसका हिंदी का वर्जन क्या होगा, या इसमें एक ये भी है कि जो किस दिन से 26 नवंबर 1949 से कौन कौन से आर्टिकल ऑपरेशन में इन्फोर्स हो गए थे और सारा संविधान कब इन्फोर्स हुआ था। तो ये था भारतीय संविधान का ओवरव्यू। आगे हम बात करेंगे जब भी मौका मिलेगा, चैप्टर वाइज हम डिटेल में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ये आपको भारतीय संविधान का ओवरव्यू कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर शेयर करें।